नमस्कार। पावर ट्रेन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुंबई भारत का एक ऐसा कोस्टल शहर है जहां पर कई एकर्स ऑफ सॉल्ट पैन लैंड समाया हुआ है। ये सॉल्ट पैन लैंड मुंबई के चारों तरफ के कोस्टल एरियाज में फैला हुआ है। ये सॉल्ट पैन लैंड मेनली मैंग्रोव्स और कोस्टल रेगुलेशन रीजन्स में स्थित है। इन सॉल्ट पैन लैंड्स का इस्तेमाल मुंबई के अल्ट्रा एक्सपेंसिव रियल एस्टेट के बीच में सॉल्ट कल्टीवेशन के लिए किया जाता है और इस खारी जमीन पर ना हम खेती कर सकते हैं, ना इसे ज्यादा तरीकों से डेवलप किया जा सकता है। फिर भी महाराष्ट्र की राज्य सरकार और मुंबई की बीएमसी इस जमीन को अपने एसेट्स मानती है, पर यह जमीन ये ओन नहीं करते। ये जमीन केंद्र सरकार के अंडर आती है और हाल के ही कुछ सालों में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस जमीन की ओनरशिप मांगना शुरू की है। तो आखिर क्या रखा है इस खारी जमीन के अंदर कि सरकार अपने आप में ही इस जमीन का मालिकाना हक के लिए लड़ रही है, और क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मुंबई को अपने खुद के ही सॉल्ट पैन्स की जमीनें खरीदने की जरूरत पड़ रही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉल्ट पैन्स असल में होते क्या है। समुद्री क्षेत्रों में जब वाटर बॉडी सूख जाती है तब एक बड़ा सा लैंड सरफेस प्रकट होता है। ये लैंड सरफेस समुद्री नमक, मिनरल्स और अन्य अवशेषों के एक लेयर से ढका हुआ होता है और इसे सॉल्ट पैन लैंड कहते हैं। जनरली ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टाइड्स के उतार चढ़ाव के दौरान पानी आता है, जाता है, और मे भी कई सालों पहले यहाँ पर पानी होता था, लेकिन अभी जो है ज्यादातर ये ड्राई लैंड में आता है और इन्हीं जमीनों के हिस्सों को सॉल्ट पैन लैंड कहते हैं। ऐसे स्थल कोस्टल एरियाज में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इन सॉल्ट पैन लैंड्स में सी वाटर को डाला जाता है, फिर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कलेक्शन, रिफाइनरिंग, इन बेसिक प्रोसेस से गुजारते हुए नमक बनाया जाता है। महाराष्ट्र में करीब 13,000 एकर्स ऑफ इसी तरीके का सॉल्ट पैन लैंड है, जिनमें से 5,300 एकर्स लैंड सिर्फ मुंबई में ही मौजूद है। अगर हम पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन को कंसीडर करें तो और एडिशनल 2,000 एकर्स भी यहाँ पर ऐड हो जाता है वसई और पालघर जैसे एरियाज के अंदर। और अगर हम सिर्फ मुंबई के एरिया की बात करें तो ये सॉल्ट पैन लैंड कई एरिया के अंदर फैले हुए हैं, जैसे कि वडाला, घाटकोपर, तुर्भे, कांजूरमार्ग, भांडुप, नाहौर, मुलुंड एक्सेट्रा, जो कि ईस्टर्न सबर्ब्स में स्थित है। और अगर वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर मालवनी, दहीसर, मीरा भाईंदर और आगे तरफ बड़े तो विरार, इन जैसे एरियाज में भी सॉल्ट पैन लैंड देखा जाता है। मुंबई में बसे इतने बड़े सॉल्ट पैन बेल्ट के बावजूद महाराष्ट्र की राज्य सरकार इसे यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि ये लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं और इस लैंड के होने वाले यूज को भी केंद्र सरकार ही नियंत्रित करती है। तो जानते हैं आखिर कैसे केंद्र सरकार मुंबई में बसे हुए इन सॉल्ट पैन लैंड्स को ओन करती है। आगे बढ़ने से पहले, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 5 लाख के बहुत करीब है और ऐसे मुझे नजर आता है कि आप में से लेस देन 30% लोग मेरी वीडियोस को देखने के बाद में सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि पूरे देश में फैले हुए 59,793 एकर्स ऑफ सॉल्ट लैंड को डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड या DPIIT के सॉल्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ओन करती है। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि DPIIT खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। यहाँ एक सॉल्ट कमिश्नर का हेडक्वार्टर ऑफिस होता है, जो कि जयपुर में है, एक ऐसी जगह जो समुद्र से काफी दूर है, और वहां से DPIIT एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती है देश भर के सारे सॉल्ट के जमीनी के ऊपर। DPIIT तकनीकी विकास, विभागत खारी भूमि और अन्य एसेट्स की रक्षा के लिए काम करती है। अब ये हुआ कैसे, इसके बारे में बात करें तो ये ब्रिटिश जमाने में जो आप कह सकते हो राइट्स थे सॉल्ट के लैंड के ऊपर, कौन कहाँ पे कैसे प्रोडक्शन करेगा, उस जमाने से यहीं पर उनके मैनेजिंग और कंट्रोल पावर्स आती है और तब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही है। लेकिन अब महाराष्ट्र की राज्य सरकार का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट पैन लैंड्स केंद्र सरकार के अधीन है। और सिर्फ ये सॉल्ट पैन लैंड नहीं बल्कि केंद्र सरकार ऐसे कई लैंड्स को अपने अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स के द्वारा ओन करती है, जहाँ पर कोई भी स्टेट डिपार्टमेंट दखल नहीं दे सकता, जैसे कि नेशनल हाईवेज जो भारत के कई राज्यों में से गुजरते हैं, NHAI के द्वारा ओन्ड एंड मेंटेन्ड होते हैं। इसी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ओन्ड प्रोजेक्ट्स, डैम्स, इन जैसे कई एरियाज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU से डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती है। कोई प्राइवेट प्लेयर या कोई राज्य या कोई शहर इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बात हम समझ भी ले तो ये समझना डिफिकल्ट होता है कि मुंबई इतना पॉजिटिव क्यों है उनकी इस खारी सॉल्टी जमीन के लिए और इस ओनरशिप के लिए लड़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज
आज भले ही सॉल्ट पैन लैंड का इस्तेमाल सॉल्ट कल्टीवेशन के लिए हो रहा हो, पर महाराष्ट्र सरकार इस जमीन को अपने अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट प्लान्स के लिए यूज करना चाहती है, क्योंकि मुंबई के इनहेबिटेड जमीन को डेवलप करना मुश्किल तो है, क्योंकि यहाँ पर जमीन ज्यादा खाली बची नहीं है और जो करेंटली लैंड्स मुंबई के अंदर मौजूद है उनकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में चली जाती है। अगर बात करें कोई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के हिसाब से, तो यहाँ पर डेवलप करना ज्यादा इजी और फायदेमंद होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी आगे बढ़ चुकी है कि खारे जमीन में भी कुछ टेक्निक्स को यूज करते हुए बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। और क्योंकि ये लैंड के ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इनको अफोर्डेबल भी बना सकती है। मुंबई में उदाहरण के लिए अगर हम गुलाम जिया की बात माने, जो कि नाइट फ्रैंक नामक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो मुंबई में इन सॉल्ट पैन लैंड्स की अनुमानित कीमत पर एकड़ 50 to 70 करोड़ रुपए तक होगी, जहां पर विक्रोली के सॉल्ट पैन्स में ये पर एकड़ 35 to 50 करोड़ रुपए तक होगी। मीरा भाईंदर एरियाज के अंदर 25 to 30 करोड़ रुपीस और वसई जैसे क्षेत्र के अंदर 20 to 25 करोड़ रुपीस पर एकड़। अब मुंबई शहर की डेवलपमेंट प्लान 2034 को देखें तो मुंबई में बसे हुए ये 5300 एकड़ ऑफ सॉल्ट लैंड में से 1781 लैंड्स के ऊपर डेवलपमेंट करने की बात की गई है। और यदि इस जमीन की औसत कीमत को पर एकड़ 30 करोड़ रुपीस भी माना जाए, तो 721 एकड़ की कीमत लगभग 53,430 करोड़ रुपीस होगी। और ये सिर्फ जमीन की कीमत है। जब इस पर निर्माण भी शामिल होगा तब कीमत काफी बढ़ जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये लैंड महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े रेवेन्यू के सोर्स की तरफ बन सकता है और एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है। जनरली जब ऐसे लैंड को गवर्नमेंट अपने अंडर लेती है, तो रेवेन्यू मॉडल जो होता है यहाँ पे डेवलपमेंट करने का, वो शेयरिंग बेसिस पे होता है। जरूरी नहीं हो कि गवर्नमेंट खुद यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाकर बेचने वगैरह काम करे, कभी कभी होता है, लेकिन कई बार यहाँ पे शेयरिंग मॉडल में होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू ज्यादा मिल सकता है गवर्नमेंट को। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये 1781 एकर्स की सॉल्ट लैंड डेवलप होती है, तो ये मुंबई के मुख्य कमर्शियल हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स या बीकेसी से लगभग 2 गुना आकार की होगी, क्योंकि 1781 एकर्स के सामने बीकेसी का क्षेत्र सिर्फ 914 एकर्स में है। पर महाराष्ट्र सरकार कुल 3 दशकों से केंद्र सरकार से सॉल्ट पैन लैंड्स की ओनरशिप के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस मुद्दे पर लास्ट सजेशन यूपीए 1 की सरकार के द्वारा दिया गया था, जिनके हिसाब से ये लैंड की ओनरशिप 50-50 प्रोपोर्शन के हिसाब से और सेंटर और स्टेट के बीच में बताई गई थी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस ये सजेशन आए थे। वैसे भी वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स के अनुसार सॉल्ट पैन लैंड पर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। पर साल 2017 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 को सुधारा और सॉल्ट पैन लैंड्स को वेटलैंड्स के श्रेणी से बाहर निकाला। इसका मतलब ये है कि मुंबई में जो क्षेत्र मौजूद था पहले पूरी तरीके से अनडेवलपेबल, वो अब डेवलपमेंट के लिए ओपन हो गया था। इस चेंज के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने शहर में स्थित इन सॉल्ट पैन लैंड का रीसर्वे करना शुरू किया, जिसमें यह जांचा जा सका कि यहाँ पर कितनी जमीन है, कितने घर बन सकते हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग के निर्माण को संभव भी इसी सर्वे के बाद में बताया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर पुनः विचार कर रही है और इस जमीन में विकास की प्रति समर्थन व्यक्त किया जा रहा है। अगर हम इन सॉल्ट पैन लैंड्स के अब तक के ओनरशिप ट्रांसफर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इस सॉल्ट पैन लैंड को डेवलप करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि रिसेंट में कांचूर मार्ग वाले सॉल्ट लैंड की ओनरशिप के ट्रांसफर को देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कितनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मुंबई मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के लिए कांचूर मार्ग में सॉल्ट पैन के ओनरशिप को ट्रांसफर करना था। यहाँ पर मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने तो महाराष्ट्र सरकार को MMRDA को लैंड ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि MMRDA मुंबई मेट्रो कंस्ट्रक्ट कर रही थी, जो है कि सिटी बेस्ड लोकल बॉडी है। पर केंद्र सरकार की DPIIT ने सॉल्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस लैंड के ओनरशिप को क्लेम करते हुए ये ट्रांसफर रोक दिया। ये उस टाइम की बात है जब मुंबई मेट्रो 3 कारशेड की कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस कारशेड को शिफ्ट किया जा रहा था कांजूरमार्ग एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक सेंटर और स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया सॉल्ट पैन लैंड को रिलेटेड। यहाँ पर एक साइड की बात भी मैं करता हूँ, हालांकि यहाँ पर शहर के इंटेंशंस भी सही नजर आते हैं और कहीं ना कहीं पर इकोलॉजिकल इंटेंशंस भी सही नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर इन दी एंड जो बात आती है वो है एसेट्स गेन करने की और मॉनेटरी बेनिफिट्स पाने की। मुंबई जैसे शहर के अंदर जमीन खारी हो, गीली हो या दलदली, हमेशा इस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रही है रियल एस्टेट, और खाली ज़मीन तो अपने आप में एक अलग लेवल पे होती है, जिसके कारण चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज देखने वाले बड़े बड़े नाम, हर कोई सॉल्ट पैन लैंड के डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी फायदे में रहेगा, स्पेशली जो लोग डेवलपमेंट के बिजनेस में शामिल है और जो लोग डेवलपमेंट के लिए पावर्स रखते हैं। और इसी के लिए ये ज़मीन के ट्रांसफर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सॉल्ट पैन लैंड के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच
बीच में चल रही लड़ाई एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर आई है। समस्या ये है कि ये सॉल्ट पैन लैंड मुंबई की इकोलॉजी को बैलेंस रखने के लिए भी एक मुख्य किरदार निभाते हैं। ये मुंबई अंदर हर साल आने वाली फ्लड्स को रोकने के लिए एक अहम रोल प्ले करते हैं, जहां शहर में घुसने वाली एक लार्ज क्वांटिटी के सी वाटर को ये होल्ड करते हैं और इससे जरा भी छेड़खानी करना मुंबई में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को लाने के लिए इन्विटेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम शिवसेना के लीडर मनीषा कयांदे की बात माने तो सॉल्ट पैन लैंड की मिट्टी पोरस है, जिनके हिसाब से यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। उन्हें इस बात की शंका है कि मुंबई की बढ़ती आबादी को निपटाने के लिए जिस जमीन पर इस तरीके के लो कॉस्ट हाउसिंग को डेवलप किया जाना है वह एक्चुअली डेवलप होने के बदले किसी प्राइवेट डेवलपर्स के हाथ में चला जाएगा और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। मुंबई के अंदर आज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो बने हैं और बिगेस्ट टाउनशिप्स जो बनी है वो कहीं ना कहीं पर अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पर जो गवर्नमेंट का जमीन थी वहां पर बनाई गई थी। और इसके लिए ये बात फिर से अगर रिपीट भी होती है इस चीज की वजह से तो इस बात के ऊपर हम इस चीज को पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो आज इंजीनियरिंग इतनी अच्छी हो गई है कि जमीनों के ऊपर कंक्रीट का निर्माण हम कर सकते हैं। रिसेंटली फिर से केंद्र सरकार को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि वो पैसा देकर इन जमीनों को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन इस बात के ऊपर अभी कोई भी डिसीजन हुआ नहीं है। ये सॉल्ट पैन लैंड्स पूरे मुंबई के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जमीन है, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी अपनी सूझबूझ से लेकर इसका निर्णय लेंगे ताकि सॉल्ट पैन लैंड्स का उपयोग इस्तेमाल हो सके और शहर को कोई हानि भी ना हो और लोगों के एसेट्स का इस्तेमाल लोगों के लिए हो। आपको इनके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी जैसे मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि उसकी वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और मिलेंगे अगले वीडियो में।